नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव में। हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ के साथ ही इंदौर की। और विस्तार से चर्चा करने से पहले आपको 6 तस्वीरें हम दिखाते हैं। सबसे पहली तस्वीर मुंबई से, जहां पर सुशांत केस में शोभिक की गिरफ्तारी के बाद अब रिया एनसीबी के निशाने पर है और कभी भी रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ से, जहां पर मंत्री धर्मसूद से बच्चों की स्कॉलरशिप के हुए घोटाले को लेकर इस्तीफा मांगा गया। तीसरी तस्वीर देहरादून से है, जहां पर अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। चौथी तस्वीर लखनऊ से, जहां पर 3 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। और आखिरी तस्वीर इंदौर से, जहां पर अब पूरी तरह से लॉकडाउन में छूट दे दी गई है। तो चलिए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है राजधानी हलचल में। तो सुशांत सिंह की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने और ईडी ने नार्कोटिस्ट विभाग कंट्रोल ने मिलकर ये तफ्तीश की जा रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसी नार्कोटिस्ट विभाग, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत से जुड़े मामलों में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को इन्होंने गिरफ्तार किया। साथ ही मामले में जिस तरह से नार्कोटिस्ट यानी कि नशे का पदार्थ का सेवन करना और सेवन करवाने में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ ही सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा की भूमिका सामने आ रही है और उसी के आधार पर अब रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी संभव है। शुक्रवार की रात को घंटों की पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद आखिरकार शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया गया। सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई, ईडी सहित नार्कोटिस्ट कंट्रोल ब्यूरो की टीम मामले की तफ्तीश कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। मामले में जिस तरह से नार्कोटिस्ट यानी कि नशे का पदार्थों का सेवन करना और सेवन करवाने में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ ही सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा की भूमिका सामने आई, उसी के आधार पर अब जल्दी ही रिया की भी गिरफ्तारी संभव है। शुक्रवार की रात कई घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो रिया के राज परत दर परत खुलते जा रहे हैं। एनसीबी की टीम रिया के घर पहुंची और यहां से मोबाइल के साथ ही लैपटॉप भी बरामद किए गए। कुछ और भी गैजेट्स को यहां से उठाया गया और तमाम जांच पड़ताल जब की गई तो व्हाट्सएप चैट में ये सारी बातें सामने आई। शौविक चक्रवर्ती, जो कि एक ड्रग पैरलर से ड्रग मांगने की बात कर रहा था, उसने इस बात का खुलासा किया कि ये जो चैट है वो उसी के द्वारा किए गए थे। उसमें रिया के भी चैट सामने आए थे जिसमें ड्रग मांगने की रिया भी बात कर रही थी। रिया चक्रवर्ती की अब जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया है। सुशांत की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई, ईडी सहित नार्कोटिस्ट कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की टीम मामले में तफ्तीश कर रही है। एनसीबी की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया। मामले में जिस तरह से नार्कोटिस्ट यानी कि नशे का पदार्थों का सेवन करना और सेवन करवाने में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, इन लोगों की भूमिका संदिग्ध नजर आई और इसके आधार पर ही आपको बता दें इनको गिरफ्तार किया गया। अब जल्दी ही रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी संभव है। शुक्रवार की रात कई घंटों की पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद आखिरकार शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया गया। और सबसे पहले मुंबई लिए चलेंगे आपको। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी तमाम हलचल के साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ आज विशेष रहने वाला है मुंबई में? हालांकि रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हो सकती है, ये भी आंकड़े लगाए जा रहे हैं क्योंकि शौविक और सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार हो चुके हैं। सुनील, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार
किया है उसको लेकर तो अब सही उनके परिवार के ऊपर भी गाज गिर सकती जो है बीमारी के दौरान सीबीआई उनके घर से लेके गई है। टेलीफोन की बात किया जाए, लैपटॉप की बात किया जाए या मोबाइल फोन की बात, तमाम चीजें जो है एनसीबी अपने साथ लेके गई है। ऐसे निर्देशों से पूरे दिन करीब 8 घंटे जो है सौविक चक्रवर्ती और शमल मिरांडा से पूछताछ की। ऐसे तमाम खुलासे हुए हैं। उसी खुलासे के आधार पर जो है एनसीबी ने सभी को गिरफ्तार किया है। आज सभी को जो है एनडीपीएस जो अदालत पेश करेगी, उसके बाद से फिर से पूछताछ करेगी। तो जाहिर तौर पे कहीं न कहीं अब रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी गाज गिरने वाली है। बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती के ऊपर गाज गिरने वाली है। और क्या कुछ विशेष रहने वाला है, राजधानी में क्या हलचल क्या रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां पर सुशांत मामले से ही जुड़ा हुआ दूसरा वाकया कंगना रनौत और शिवसेना के बीच, इस पूरे मामले में क्या कुछ विशेष, क्योंकि लगातार शिवसैनिक जो है वो कंगना रनौत का विरोध कर रहे हैं। जी जाहिर पर जिस तरह से कंगना रनौत का एक के बाद एक ट्वीट आ रहा है, मुंबई की राजनीतिक गलियारों में बिल्कुल हलचल मच गई है। लगातार जो है विपक्ष हो या विपक्ष हो लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिवसैनिक आज भी पूरे दिन जो है कंगना रनौत का विरोध करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात की जाए तो बॉलीवुड के तमाम एक्ट्रेस भी है जो कंगना रनौत का विरोध कर रही है। तो जाहिर तौर पर ये ऐसा माना जा रहा है कि कंगना रनौत खुद ये बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजनीतिक तौर पर उनको प्रेरित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बॉलीवुड तो कई मौक़ों पर 2 से 3 और न जाने कितने धड़ों में बटा हुआ नजर आता है। सत्यप्रकाश, सुशांत सिंह मामले की अगर बात हम लगातार कर रहे हैं, सीबीआई अब बाकी और किस किस से पूछताछ करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो भूमिका सामने आई वो एनसीबी की सामने आई, नार्को टेस्ट कंट्रोल ब्यूरो, जिसने के सौविक और मिरांडा को हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया। तो पे देखिए सीबीआई जो है अभी भी नीरज और शिखानी से लगातार पूछताछ रह रही है। चाबी वाले से पूछताछ की गई है। अब दूसरा एंगल जिस तरह से चाबी को लेकर फंसा हुआ वो सीबीआई जो है जांच कर रही है कि आखिरकार जब सुशांत का दरवाजा 14 जून को बंद था तो चाबी किसके पास थी, ऐसा वही परिवार वालों का आरोप है कि चाबी को लेकर जाहिर तौर पर सुशांत की हत्या को लेकर कहीं न कहीं सबूत नष्ट करने की भी कोशिश की गई होगी। तो तमाम चीजें जो सीबीआई जो है नीरज पिठानी को लेकर पूछताछ कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि नीरज पठानी के अलावा उन जो सुशांत के डॉक्टर जो मनोचिकित्सक का इलाज कर रहे थे उनसे भी दोबारा पूछताछ की जा सकती है। जी सत्यप्रकाश, जब एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची तो वहां किस तरह की और क्या क्या चीजें अपने कब्जे में ली हैं, मोबाइल लैपटॉप के साथ साथ? देखिए जिस तरह से एनसीबी ने अचानक जो है सुबह सुबह करीब 6:30 बजे छापेमारी की है। ऐसे में बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के घर से तमाम दस्तावेज मिले हैं। उसके अलावा मोबाइल लैपटॉप और जो है रिया चक्रवर्ती के फोन को भी ले जाया गया है। ऐसे में दस्तावेजों की अगर जानकारी दे दें कि एक अधिकारी ने इस तरह से बताया कि दस्तावेजों को अभी खंगाला जा रहा है, लेकिन उसका खुलासा नहीं किया जाएगा क्योंकि तमाम दस्तावेज रिया चक्रवर्ती उनके परिवार के खिलाफ मिले हैं। तो जाहिर तौर पर इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जो है सौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। और वहीं यह भी माना जा रहा है कि आज रिया चक्रवर्ती के एनसीबी जो है पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। उसके बाद जो है अगर एनसीबी को पुख्ता सबूत मिलते हैं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ तो शायद रिया चक्रवर्ती आज पुनः घर वापस भी नहीं आएंगी। जी सत्यप्रकाश, एक तरफ मुंबई पुलिस देश की सबसे महत्वपूर्ण पुलिसों में अपना लगातार हौसले बुलंद करती हुई नजर आती है और कहती है कि मुंबई पुलिस की जैसी बाकी कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई पुलिसिंग जो है काम नहीं करती है। फिर ये ड्रग्स का जो कारोबार फल फूल रहा है, ये आखिर मुंबई में कैसे पहुंचता है? क्या यहाँ पर पुलिस की लापरवाही नहीं, और यही जो ड्रग्स का जो पूरा कारोबार है, जो तमाम सारी चीज़ें हैं, वो बताती हैं कि मुंबई पुलिस किस तरह से काम करती है? तौर पर जिस तरह से एनसीबी ने लगातार एक के बाद बड़े खुलासे किए हैं, मुंबई पुलिस के लिए शर्मसार होने वाली बात है। ऐसे में मुंबई पुलिस के अलावा एनडीपीएस का भी टीम यहाँ रहती है, लेकिन अब तक जो है एनडीपीएस ड्रग्स को लेकर कोई कार्रवाई बड़ी नहीं की गई है। हालांकि छोटी मोटी कार्रवाइयां होती है, लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुलेआम ड्रग्स का कारोबार होता है, खुलेआम ड्रग्स का सेवन होता है, कई बड़े पार्टियों में जो ड्रग्स के बिना पार्टी नहीं होती है। तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस के वो सारी बातें जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद अगर मुंबई पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो कहीं न कहीं मुंबई पुलिस के लिए शर्मसार करने वाली बात है। हालांकि लगातार मुंबई पुलिस अब इन पूरी बातों से बचती हुई नजर आ रही है, लेकिन उनके नेता भी बखूबी उनको बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। जी
सत्यप्रकाश, ये पूरा वाकया जो है सुशांत की सुसाइड या फिर हत्या, इन तमाम पहलुओं से हटता हुआ ड्रग्स की तरफ चला गया और पहली जो गिरफ्तारी हुई वो भी ड्रग्स के मामले में ही हुई। ऐसे में क्या मुंबई पुलिस से भी पूछताछ हो सकती है, मुंबई पुलिस के आला अफसरों से पूछताछ हो सकती है ड्रग्स को लेकर, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर कि आखिर कैसे फल फूल रहा है ड्रग्स का कारोबार मुंबई के अंदर? जाहिर तौर पर जिस तरह से इतने बड़े खुलासे हो रहा है, करीब 3.5 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया जाता है, कैश मिलता है, फिर फॉरेन करेंसी मिलती है, 15 दिरहम मिलता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुंबई पुलिस को भी जवाब देना पड़ेगा। हालांकि जो मुंबई पुलिस में उच्च अधिकारी है, अब उनसे जवाब तलब किया जाएगा कि किस तरह से पूरा मामला है जो फल फूल रहा था, लेकिन मुंबई पुलिस ने अब तक वो कार्रवाई क्यों नहीं की, तो तमाम जवाब जाहिर तौर पर मुंबई को जो है एनसीबी को देना पड़ेगा। लेकिन दूसरा सवाल यह भी है कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार को भी कहीं न कहीं इसकी जानकारी थी और है, उसके बाद भी राज्य सरकार ने मुंबई पुलिस के इस तरह की कार्रवाई करने के लिए आदेश क्यों नहीं दिया? जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में राज्य सरकार को भी सामने आके जवाब देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जी हाँ, तो रिया की भी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। रिया पर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आई, क्योंकि रिया के भाई शौविक और सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब की खबर का रुख करेंगे। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले के खिलाफ आम आदमी पार्टी और श्री गुरु रविदास संघर्ष कमेटी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। साथ ही आपको बता दें, गुरुवार को भी घोटाले के मामले में आपके जैतू से विधायक मास्टर बलदेव सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तरन तारण जिले के डीसी कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन किया। साथ ही आपको ये बता दें कि पंजाब में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर हुआ कथित घोटाला, जी हां, पंजाब सरकार की गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि इस मामले को लेकर विपक्षी तथ्यों के साथ दावा कर रहे हैं कि यह 60 करोड़ से ऊपर का घोटाला है और घोटाले भी दलित बच्चों के स्कॉलरशिप फंड से किए गए हैं, जिसमें इन बच्चों का भविष्य अंधकार की गर्त में चला गया है। ऐसे में विपक्षी इस मामले में जांच जो है सीबीआई या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस से करवाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ संबंधित मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को भी बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की तरफ से 3 अफसरों की कमेटी का गठन कर जांच शुरू कर दी गई है, जो कि अगले 3 दिनों में जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन जिस तरह से एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से इस स्कैंडल को उजागर किया गया, वो अब देखना यह होगा कि क्या 3 वरिष्ठ अधिकारियों की जांच आईएएस अधिकारी पर गाज गिराती है या फिर इस मामले में मंत्री जी पर बर्खास्तगी की कार्रवाई होती है। क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में, ये तो हालांकि देखना होगा। लेकिन विपक्षी जाहिर तौर पर अब लामबंद होते नजर आ रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। और चंडीगढ़ लेकर चलेंगे आपको विनीत कपूर, हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। विनीत, स्कॉलरशिप घोटाला जो है सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। ऐसे में मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, विपक्ष लामबंद हो गया है, लगातार हंगामा कर रहा है। देखिए सुनील, अगर सीधे तौर पर हम इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम की बात करें और इसमें जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 60 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ और इसमें से 33 करोड़ का तो यही नहीं पता कि 33 करोड़ आखिर दिए किसको हैं। सीधे तौर पर मंत्री के ऊपर संगीन आरोप लगाए गए हैं और एक जो कह सकते हैं सचिव लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक की जाती है, जिसमें सारे तथ्य सामने रखे जाते हैं, जिसमें से ही ये घोटाला निकल कर सामने आया कि 60 करोड़ जो है उसका पता ही नहीं है किस कॉलेज को दिया, किस बिहाफ पे दिया, क्या वाकई में ही वो पैसा कॉलेज को दिया भी गया या फिर नहीं। इस मामले में जहां केंद्र की तरफ से कहीं ना कहीं पंजाब सरकार से जवाब तलब किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भी एक 3 मेंबरी कमेटी का गठन कर दिया गया है। आईएएस अधिकारियों की ये 3 मेंबरी कमेटी जो है अगले 3 दिन में सभी तथ्यों का मंथन करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो चीफ सेक्रेटरी को देगी। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार जो है इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि इस तरह का दावा किया जा रहा है। कल भी इस मामले को लेकर जो सरकारी पक्ष है, सुनील जाखड़ जो हैं
वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपने मंत्री के बचाव में उतरते हुए नजर आए थे और सीधे तौर पर इस मामले के सारे तथ्य जो हैं वो कहीं ना कहीं मीडिया के समक्ष रखते हुए नजर आए थे कि पूर्व की श्रोमणी अकाली दल भाजपा सरकार के समय भी ऐसी स्कॉलरशिप जो है वो एक बड़ा घोटाले का कारण रहा और इसको लेकर विजिलेंस जांच भी उस समय करवाई गई, लेकिन 4 साल विजिलेंस जांच के अंदर से कुछ नहीं निकल के आया। अब फिर से एक बार दोबारा से कहीं ना कहीं इसी घोटाले का जिक्र किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का दौर भी सरगर्म है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अगर 60 करोड़ रुपया गायब हुआ है तो एससी बच्चों की स्कॉलरशिप का ये पैसा है, यानी सीधे तौर पर एससी बच्चों के जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ किया गया। तो ऐसे में यही देखने वाली बात रहेगी कि निष्पक्ष भाव से क्या जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि कई घोटाले अब तक निकलकर सामने आ चुके हैं इस सरकार के, कई बड़े माफिया राज सबसे निकलकर सामने आ ये है चुके कि हैं जो भी इस घोटाले सरकार के, निकलकर साथ-साथ सामने आते हैं सरकार उन घोटालों के माफिया तो अभी भी बाहर ही हैं। सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है और कार्रवाई के नाम पर यह कह दिया जाता है कि इन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। जी बिल्कुल सुनील, मैं वही कहना चाहता था कि जिस तरह से कई बड़े स्कैंडल निकलकर सामने आए, कई बार माफिया राज का जिक्र किया गया, सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि कैप्टन सरकार में प्रदेश के अंदर माफिया जो है फलता फूलता नजर आ रहा है, चाहे उसमें हम शराब माफिया की बात करें, चाहे माइनिंग माफिया की बात करें। और जब भी किसी मंत्री के ऊपर आरोप लगते हैं, केवल राणा गुरजीत को छोड़ दें, बाकी जिस भी मंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं उसको तुरंत क्लीन चिट दे दी जाती है। इसी करके इस मामले की जांच जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं सीबीआई से करवाने की मांग कर रहा है, ईडी से करवाने की मांग कर रहा है, या हाईकोर्ट के सिटिंग जस्टिस से करवाने की इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और जो असल दोषी हैं उनको इस मामले में सजा मिल सके। क्योंकि अभी तक जितनी भी जांचें इस तरह के घोटालों की हुई हैं उसमें केवल मंत्रियों को क्लीन चिट दी है, लेकिन इस मामले की बात देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि ऐसी स्कॉलरशिप से जुड़ा हुआ ये मसला है और ऐसी बच्चे जो कहीं ना कहीं इसी स्कॉलरशिप पर निर्भर करते हैं, जब उनके फंड से 60 करोड़ से ज़्यादा पैसा गायब हो गया या फिर कह सकते हैं कि उसका मिसयूज हो गया, तो फिर क्या हो सकता है इस प्रदेश में, क्या होगी सरकार की कार्यप्रणाली, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से विपक्षी जो हैं लगातार कैप्टन सरकार का पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कैप्टन सरकार कार्रवाई करती हुई नजर आए। जी विनीश, जाहिर तौर पर देखिए, जब जिम्मेदारी आपको दी जाती है तो आप अपने महकमे में तो आपको सक्रिय रहना होगा। जब जिम्मेदारी मंत्री जी को दी गई और जब शपथ ली उन्होंने मंत्री पद की और ये कहा कि मैं किसी भी इस तरह की चीज़ों में संलिप्त नहीं रहूंगा, फिर आखिर जब इस तरह के घोटाले सामने आते हैं तो अपने ही अधिकारियों से, अपने ही अफसरों से जांच पड़ताल करा ली जाती है और क्लीन चिट दे दी जाती है। आखिर जब इतना ही सब कुछ ठीक है तो फिर क्यों नहीं विपक्ष की मांग को मान लिया जाता? क्यों दूसरी एजेंसियों से, जांच एजेंसियों से जांच करा ली जाती? तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुनील, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से जब कैप्टन सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय कैप्टन सरकार ये कहती थी कि पूर्व की श्रोमणी अकाली दल भाजपा सरकार के जो कांटे हैं उसको पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। ये कहा जाता था कि उस सरकार के कार्यकाल में कई बड़े घोटाले हुए, इवन कि जो ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप थी उस स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर भी कहा गया था कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। हालांकि यहाँ पर 60 करोड़ के घोटाले की बात की जा रही है, लेकिन उनके कार्यकाल में कहा जा रहा था कि 200 करोड़ का घोटाला हुआ। इसके अलावा माफिया राज का जिक्र किया जाता था, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट माफिया का जिक्र किया जाता था और कई तरह के माफियाओं का जिक्र किया जाता था और कहा जाता था कि इन सभी माफियाज को खत्म कर दिया जाएगा। ये जो सारे घोटाले हुए हैं इनकी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जब कहीं ना कहीं घोटालों के आरोप खुद पंजाब के कांग्रेस के कैबिनेट मंत्रियों पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब केवल जांच करवाई जा रही है, कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। जिस तरह से मैं पहले बता चुका हूं कि केवल एक राणा गुरजीत का एग्जाम्पल छोड़ दें, उसके बाद कई बड़े कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे हैं, कई संगीन आरोप लगे हैं, तो ऐसे में उनको क्लीन चिट के अलावा कुछ नहीं मिला। अब यही देखने वाली बात होगी कि इस मामले में अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है, जो 3 अफसर जो है इस जांच कमेटी में बिठाए गए हैं, उनकी रिपोर्ट तो पहले ही दिख गई है जनता को। उनकी रिपोर्ट आएगी कि इसमें ये विभाग के ये लोग शामिल थे, इन्होंने ये घोटाला किया। मंत्री जी तो बाहर। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की मंशा ही नहीं है आपकी कि आप जांच करवाएं बाकी अन्य एजेंसियों से, क्योंकि आपको मालूम है कि घोटाला कहां हुआ है, बिना किसी मंत्रालय की फाइल के वहां से कैसे निकल गया ये पैसा?
बिल्कुल यही बड़ा सवाल है कि मंत्री के सिग्नेचर के बिना आखिर वो फंड निकला कहां से। और जिस तरह से आपने कहा कि रिपोर्ट तो पहले ही लिख दी गई है, तो इसका एक बड़ा एग्जाम्पल यही है कि जिस तरह से साधु सिंह धर्मसोत के द्वारा, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं इस मामले के, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की अपना स्पष्टीकरण देने के लिए, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के पॉलिटिकल सचिव जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ बैठते हुए नजर आए। कैप्टन संदीप संधू की बात करें तो वो वहां पर मंत्री को डिफेंड करते हुए नजर आए। कल सुनील जाखड़ जो हैं वो अपने मंत्री को डिफेंड करने के लिए सामने आते हुए नजर आए। यानी रिपोर्ट तो क्लियर है, लेकिन कृपा शंकर आईएएस की बात करें, उस सचिव की बात करें जिसने लगातार 2 बार इस स्कैंडल को उजागर किया। पूर्व की शिरोमणि अकाली दल भाजपा सरकार के समय भी यही वो अधिकारी थे जिन्होंने इस स्कैंडल को उजागर किया, और अब भी कृपा शंकर की तरफ से जिस तरह से इस स्कैंडल को उजागर किया गया, तो यही देखने वाली बात रहेगी कि इस अफसर की इस रिपोर्ट के आधार पर क्या वाकई में कैप्टन सरकार निष्पक्ष भाव से असल दोषियों को सजा दे पाती है या फिर नहीं। जी विनीत, बिल्कुल, और ये संकेत सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं। प्रदेश की जनता, प्रदेश का मतदाता जागरूक है और जान चुका है कि अगर इस तरह की स्थिति अगर रहेगी और आप पूरी लॉबी बचाने के लिए आप आ जाएंगे, ये कहते हुए कि नहीं नहीं मंत्री जी बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि के हैं और मंत्री जी का कोई इसमें हाथ नहीं, कोई दोष नहीं, जनता जानती है। ये 19 का भारत है, ये वो उस दौर का भारत नहीं है कि लोग जागरूक नहीं है, हर किसी को मालूम है। लेकिन जाहिर सी बात है सरकार को सोचना होगा, क्योंकि ये सब कुछ सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं। बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, 24 घंटे 7 दिन लगातार, सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। अगली खबर का रुख करेंगे। हरिद्वार में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर एक पुलिसकर्मी को कोरोना पॉजिटिव बताकर कोविड सेंटर में आइसोलेट कर दिया गया, और इस बात का खुलासा 2 दिन बाद हुआ जब इसकी जांच की गई। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में है और अस्पताल प्रबंधन पर तमाम सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक स्वस्थ पुलिसकर्मी को कोविड सेंटर में आइसोलेट कर दिया। मेरा नाम कांचन चरण रमेशानी है।
मेरी जो है रिपोर्ट 26 तारीख को जो है रिपोर्ट जांच हुई, जिसकी रिपोर्ट 1 तारीख को आई और 29 तारीख को मेरे को यहाँ भेज दिया गया कि जाओ आप जो नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, आप जो हो चले जाओ हॉस्पिटल। तो मेरे को जो है सचिन होटल में डाल दिया गया है और मेरी जब रिपोर्ट आई 1 तारीख को तो मैंने जो है सब अधिकारियों से बताया और जी CM ऑफिस से भी बताया, लेकिन उन्होंने CM ऑफिस वालों ने कहा कि आप आ ही गए हो तो आप 2-4 दिन की बात है तो वहाँ रह लो और काट लो, कोरोना टाइम का पीरियड। विकास खरे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आखिर हो क्या रहा है उत्तराखंड के अस्पतालों में? एक स्वस्थ पुलिसकर्मी को कोरोना पॉजिटिव बताकर आइसोलेट कर देते हैं, गजब खेल चल रहा है। बिल्कुल सुनील, आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। चाहे किसी की जिंदगी के साथ कर और एक सीधी सादी चलती हुई जिंदगी के साथ इस तरह का मजाक कर, तो साथ एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के सामने दिखाई दे रही है। आपको बता दें हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा है और एक ये लापरवाही पॉजिटिव बताकर कोविड सेंटर में आइसोलेट कर दिया जाता है। पुलिसकर्मी जो है बतौर चालक के पद पर तैनात है। 29 अगस्त को इसकी रिपोर्ट बताकर एक इसे हरिद्वार सचिन इंटरनेशनल होटल में बनाए गए कोविड सेंटर में भर्ती कर दिया गया था। पुलिसकर्मी 2 दिन के बाद जांच पड़ताल करने का मामला जिस समय ये खुलासा हुआ तो वहाँ पीड़ित ने पुलिसकर्मी को अपने और जवानों को बताया और अपने जो आलाधिकारी है उनको बताया। वह स्वास्थ्य विभाग में इस मामले की शिकायत की और उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। तो कहीं न कहीं साफ तौर पे एक बड़ी लापरवाही, जिस तरह से आला अधिकारी भी जो पल्ला झाड़ रहे हैं, जो पुलिसकर्मी है जो पीड़ित है, कहीं न कहीं साफ तौर पे एक बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। इससे हरिद्वार में लगातार जो कोरोना का ग्राफ है बढ़ रहा है। तो एक सीधी सादी जिंदगी जो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा था और वहीं पर इनको कोरोना पॉजिटिव बताकर कोविड सेंटर में इनको जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनके साथ में इनको वहां पर भर्ती कर दिया जाता है। तो एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग के सामने दिखाई देती है। विकास, कोरोना नहीं भी होगा तब भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसी जगह आपने उसे एडमिट कर दिया, जबकि साफ तौर पर नियम ये कहता है कि अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स हैं तो आप होम आइसोलेट हो जाइए, आप अस्पताल मत जाइए, वहां तो खतरा और बढ़ जा रहा है। अब ज्यादा ही आपकी तबीयत खराब है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तब आप अस्पताल का रुख करिए। लेकिन यहां तो स्वस्थ पुलिसकर्मी को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बीच डाल दिया। राम भरोसे चल रही है व्यवस्था। बिल्कुल सुनील, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिससे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, राम भरोसे इन्होंने छोड़ दी है। और जहां पर एक पुलिसकर्मी जो है कि अपनी ड्यूटी को लगातार अंजाम दे रहा था और एक कोविड सेंटर में इनको जो है भर्ती किया जाता है, तो वही बात की जाए तो जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग इस पर लापरवाही बरत रहा है और एक पुलिसकर्मी को जो है कोविड सेंटर में भर्ती किया जाता है, तो साफ तौर पर बताया जा सकता है कि अगर उसको कोरोना पॉजिटिव नहीं भी होगा तो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। तो कार्रवाई हुई, जिन लोगों की लापरवाही थी उनको संज्ञान में लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी सिखाई गई या नहीं? बिल्कुल सुनील, बात की जाए तो जब पुलिसकर्मी के द्वारा इस पर जो है बात बताई गई तो उन्होंने जो है ना 2 दिन के बाद स्वास्थ्य विभाग जिस जगह जो पुलिसकर्मी वहां पर एडमिट था तो उन्होंने व्हाट्सएप के जिस समय वीडियो वायरल किया कि मेरी रिपोर्ट जो है कोरोना नेगेटिव आई है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग और हरिद्वार प्रशासन हरकत में आया। तो जिस समय बात की जाए तो मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे आला अधिकारी के पास, तो कैमरे आने से जो भी आला अधिकारी है वो बच रहे, कैमरे के सामने आने से कुछ भी नहीं बता रहे। तो साफ तौर पर जिस तरह से लापरवाही आई है, ये तो आने वाला वक्त ही बता कि आखिरकार जो संबंधित अधिकारी उन पर किस तरह की कार्रवाई हरिद्वार प्रशासन करता है। सुनील, बिल्कुल जाहिर तौर पर, और अधिकारियों पर, ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई करनी भी जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसी ही लापरवाही चलती रही विकास, तो जाहिर तौर पर न जाने और किस किस तरह की तस्वीरें उत्तराखंड के अस्पतालों से सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 3 साल की बच्ची का शव गन्ने के खेत में मिला। पूरी घटना पर पुलिस का कहना है कि बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी गला दबाकर हत्या की गई। लखीमपुर खीरी में 20 दिन में यह रेप की तीसरी बड़ी वारदात है। बच्ची बुधवार से गायब थी, गांव के पास ही उसका शव मिला। सिर पर चोट के निशान पाए गए बच्ची के पिता ने अपनी शिकायत में गांव में रहने वाले लेखराम पर आरोप लगाया। उनका आरोप है कि पुरानी दुश्मनी के चलते उनकी बेटी को किडनैप किया गया और उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई।
इस दरमियान पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सूचना मिलने पर जब पुलिस की एक टीम अभियुक्त को पकड़ने पहुंची तो वह खेत की तरफ भागा। पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी और एक पुलिसकर्मी इस दरमियान जख्मी हुआ। हालांकि इस दरिंदे को दबोच लिया। एक टीम वहां पे पहुंची और अन्य टीमें आ ही रही थी रास्ते में कि उसी दौरान गन्ने के खेत की तरफ जो है अभियुक्त भागता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद जो उसने पुलिस पे फायर भी किया, उसका पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त का नाम सुखराम। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 साल की मासूम को गन्ने के खेत में एक दरिंदा उठाकर ले गया और उसके साथ जघन्य वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना लखीमपुर खीरी की बताई जा रही है। 20 दिन के अंदर तीसरी ये बड़ी वारदात। पुनीत मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा राजधानी लखनऊ से बने हुए हैं। पुनीत, 20 दिन के अंदर तीसरी ये जघन्य घटना सामने आ जाती है। आखिर हो क्या रहा है लखीमपुर खीरी में? प्रशासन क्या गहरी नींद में है? देखिए, सीधे तौर पे 20 दिन में ये तीसरी बड़ी वारदात है जब नाबालिग में रेप और मर्डर है। लखीमपुर मानवाधिकार आयोग भी उनको पहले नोटिस दे चुका है। 27 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार को लखीमपुर में जो इससे पहले रेप मर्डर का मामला हुआ था और उसको लेकर के सरकार को नोटिस जारी किया जा चुका है। लेकिन लखीमपुर में जिस तरीके की कानून व्यवस्था है उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सिंगाई थाना क्षेत्र का ये मामला है। कहा जाता है कि जिस गन्ने के खेत में व्यक्ति की लाश मिली है उससे 4 साल पहले इस आरोपी की पत्नी की लाश इसी गन्ने के खेत में मिली थी और इस मामले में जो लड़की का ताऊ है वो जेल गया था, जो इस समय जमानत पर बाहर है और उसका बदला लेने के लिए इसने 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया, उसके बाद उसका मर्डर किया है। आरोपी हालांकि गिरफ्तार किया जा चुका है। निगासन थाना क्षेत्र से उसे गिरफ्तार किया, उसके पैर में गोली भी लगी है। लेकिन कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बन रही है, जो पुलिस की कॉम्बिंग की बात होती है, जो पुलिस हर चौराहे पे टिकट तैनात करने की बात होती है, आखिर वो पुलिस जमीन पर काम करते हुए नजर क्यों नहीं आ रही है? सीधे तौर पर जब बच्ची गायब हुई थी तो 24 घंटे का वेट, क्योंकि जो FIR कराने के लिए वो लोग पहले गए, उनको बताया गया कि आप थोड़ा सा इंतजार करिए, देखिए बच्ची आ जाएगी। फिर ढूंढा गया, लेकिन 24 घंटे तक जब बच्ची नहीं मिली, उसके बाद गांव से थोड़ी दूर पर ही गन्ने के खेत में बच्ची की लाश मिली और शाम को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर होकर के आई तो ये साफ निकल करके आया कि बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर किया गया। 3 साल की एक मासूम छोटी बच्ची थी जिसको ये भी नहीं मालूम था कि उसके ताऊ ने क्या किया है, जिसको ये भी नहीं मालूम था कि उसके परिवार की किससे रंजिश है। लेकिन तमाम सवाल पुलिसिया कार्यशैली पर उठते। कहाँ गया वो सर्विलांस, कहाँ गई वो मुखबिरों की टीम जो एक एक पॉइंट पर नजर रखती थी? अगर पुलिस इस तरीके से काम करती रहेगी। इससे पहले कानपुर में भी एक मामला हुआ था, संजीत यादव अपहरण और हत्याकांड, जिसमें एक युवक का अपहरण हुआ था, उसके बाद उसकी लाश मिली थी। पैसे भी घर वालों ने दिए, लेकिन पुलिस के होने के बावजूद आरोपी जो थे वो पैसा लेकर के फरार हो गए। उस मामले में भी नोटिस जारी हुआ था मानवाधिकार आयोग ने। लखीमपुर और कानपुर दोनों मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया था। लेकिन जिस तरीके की कार्यशैली है उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बार प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी कल देर रात DGP ऑफिस पहुंचे हैं और जहां पर DGP के साथ उनकी बैठक हुई और कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम बड़े सवाल जो हैं वो जिक्र हुए हैं उसका। और एक बात तो साफ है कि बड़ा बदलाव होने वाला है। कई जिलों के कप्तान जो हैं उनको बदला जाएगा, उनके हाथ से कमान छीनी जाएगी और कई ऐसे हैं जो वेटिंग में हैं या कह लीजिए दूसरी जगह PSC में है या कहीं अटैक है, उनको लाया जाएगा। लखीमपुर में ऐसे IPS को लाने की तैयारी हो रही है जिसको महिला कानून, महिला के बारे में अच्छी जानकारी हो और सीधे तौर पर अगर इस तरीके की घटना होती तो जो पुलिस की केस डायरी हो वो ऐसी हो कि आरोपी को जमानत न मिलने पाए। जी पुनीत, आखिर वजह क्या है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात एक कर रहे हैं, प्रदेश में हर तरह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हैं। एक कोरोना भी बड़ा चुनौती भरा मामला है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होती नजर आ रही है। एक के बाद एक घटनाओं पर घटनाएं हो रही हैं और छोटी मोटी घटना नहीं, बड़ी जघन्य वारदात हो रही हैं जो कि पूरी तरह से सुर्खियों में आ रहे हैं। यूपी के कुछ ऐसे शहर जिनको अब तक शायद शांति प्रिय माना जाता था, लेकिन अब तो एक के बाद एक बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। इनके पीछे की वजह क्या है? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके की पुलिसिंग है यूपी पुलिस की, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव करना होगा। SP बदल दिए जाते हैं, CO बदल दिए जाते हैं, ASP बदल दिए जाते हैं, जो तमाम बड़े कमांडिंग ऑफिसर हैं उनको बदला जाता है। लेकिन एक ही थाने पर वर्षों से जमा दीवान नहीं बदला जाता, दरोगा का ट्रांसफर नहीं होता भी है तो वो जो सिफारिश करता है, कहीं से सोर्स लगाता है और पास के ही किसी थाने में अपना ट्रांसफर करा लेता है।
जो भी थाने पर जमे हुए हैं पिछले 2 साल 3 साल या 5 साल से, ये बात हम हमेशा कहते आए हैं। जब से विकास दुबे वाला कांड हुआ था वहां पूरा थाना बदला गया कि जब तक थाने में ट्रांसफर होना शुरू नहीं होंगे, दीवान से लेकर के दरोगा और एसओ के ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन दीवान जो 20 साल से या 10 साल से वहां पर हैं, जिनको एक एक पॉइंट की जानकारी है, या तो वो पुलिस का सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि हर दीवान खराब है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे वहां का जो नया जो आता है जानकारी लेता है, उस हिसाब से पूरी प्लानिंग करी जाती है और क्राइम को रोका जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात निकल करके सामने आई है कि जो इस तरीके के दीवान रहे उन्होंने मुखबिरी भी करी है। विकास दुबे का मैटर इसका एक सीधा सा उदाहरण है। ऐसे में निचले स्तर पे भी बदलाव करना होगा और एक प्रॉपर ट्रेनिंग करनी होगी। सर्विलांस टीम को खासा एक्टिव करना होगा, जो नई कनेक्टिविटी है उससे लोगों को जोड़ना होगा। पुलिस का लोगों से जो संपर्क है वो कटता जा रहा है। एसएचओ थाने से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, दरोगा चौकी के बाहर नहीं निकलना चाहते, चौकी में ही एसी लगा लिया, चौकी में ही बैठे हैं। 4 लड़के बुला लिए, वो उनकी सेवा पानी में लगे, वही लड़के अपराध को अंजाम देते हैं। उसके बाद दरोगा जी वो फाइल छिपाते हैं। सबसे बड़े यही कारण रहे हैं। गाजियाबाद में जो पत्रकार मारा गया, उसकी जब भांजी को लड़के चढ़ते थे तो दरोगा नहीं उनको सपोर्ट किया, क्योंकि दरोगा की वो लोग सेवा करते थे। इस तरीके के अगर दरोगा और पुलिसकर्मी रहेंगे तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था इसी तरह की रहेगी जिस तरीके की है। छोटे शहरों से मामले ज्यादा निकल करके सामने आ रहे। एक रिफॉर्म करना होगा, एक सीधा सा मैसेज देना होगा कि अपराधियों का साथ ना दीजिए। पुलिस का काम है सबको एक नजर से देखना और लोगों को कानून व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। इसके लिए ऐसे काम करना कि कानून व्यवस्था बरकरार रहे। इससे किसी का भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपराधी है तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जाना चाहिए, एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर के जो यूपी पुलिस की कार्यशैली है उसमें बदलाव आएगा और क्राइम पर रोक लगाई जा सकती है। जी पुनीत, अच्छी बात कही आपने। बाईपास सर्जरी से काम नहीं चलेगा, आप बड़ी लॉबी बदल देंगे उससे काम नहीं चलेगा। जो सालों साल से जमा है, जो बीट इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज है, थाना अध्यक्ष है, या उसके तमाम जो बाबू बैठे हुए हैं, ये लोग तो पूरे क्षेत्र से वाकिफ रहते हैं। इनको सब पता है कहां अपराध की सुगंध आ रही है, गंध आ रही है, इन्हें सब पता है, ये जानते हैं। जब तक इनको पूरी तरह से नहीं ट्रांसफर किया जाएगा, इन्हें बदलाव नहीं किया जाएगा इनका, तब तक यही हालात पनपेंगे। और कुछ लोग सिस्टम में बैठे हुए, कुछ लोग पूरे इस सिस्टम को ध्वस्त करने में लगे हैं। पुनीत, अच्छा सवाल उठाया आपने। सर्जरी बाईपास से काम नहीं चलेगा, इस कैंसर की जड़ों को निकालना होगा। ये जड़ जो कि अपराध को पनपा रही है, ये जड़ जो खाकी को धूमिल कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर ऊपर लेवल के ट्रांसफर होते हैं, एसपी हो गए, एसपी के हो गए, कोई अगर नए जिले में जाकर के कमान संभालता है तो 1 से 1 महीना 15 दिन उसको लग जाता है। उसके बीच अगर कोई बड़ा क्राइम होता है तो कहीं ना कहीं जिस थाना क्षेत्र में हुआ वहां का एसएचओ जिम्मेदार है। अगर एसएचओ नया है तो वहां जो पुराने बीट इंचार्ज है, दरोगा है, आखिर उनमें इनकी जो मीटिंग होती है, जब भी कोई नया एसएचओ जाता है कई लेवल पे मीटिंग होती है। एसपी लेवल से मीटिंग होते हुए एसपी के यहाँ, पीएसपी के यहाँ थाना अध्यक्ष की मीटिंग होगी, फिर अपने थाने में वो मीटिंग जाता है। प्लान तैयार किया जाता है कि कैसे क्राइम को रोका जाएगा, टिकट कहां लगाई जाएगी, कहां पर कॉम्बिंग करी जाएगी, टॉप 10 मुजरिमों की लिस्ट बनती है, उनकी धरपकड़ करी जाती है। सारी चीजें अगर बेहतर तरीके से होंगी और दूसरा जनता से बराबर संपर्क बना रहे, पुलिस का व्यवहार ऐसा हो कि जनता उनके पास जाने से घबराए नहीं। ये तो मामले वो हैं जो सामने आ रहे हैं, रेप हो गई, हत्या हो गई, कई ऐसे मामले हैं जो लोग समाज के डर से लोग सीधे तौर पे एफआईआर नहीं कराते हैं और अगर जाते हैं तो मामला थाने पर ही दबा दिया जाता है। अगर इस तरीके के मामले होंगे तो ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। अगर एक मामले में उनके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो वो दोबारा फिर वही क्राइम करते हैं। इसलिए एक बड़ा बदलाव लाना होगा। यूपी पुलिस को अपनी कार्यशैली में बदलाव करना होगा। एसएचओ अगर कोई नया गया है तो दीवान के साथ पूरे एरिया जो होता है उनका एक नक्शा लगा होता है, वहां पर उसको समझना होगा कहाँ पिकेट लगानी है, कौन सी मार्केट है, कौन से टॉप 10 अपराधी है और जो मुखबिरों की टीम है। इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुख्य टीम कमजोर हो गई है। पुलिस को सर्विलांस पे भरोसा हो गया है, पुलिस को अत्याधुनिक जो संसाधन है उन पे भरोसा है, लेकिन मुखबिर टीम जो है कमजोर हो गई है। यही मुखबिर होते हैं जिसको पुलिस की तीसरी आंख कहते हैं और ये लोगों के बीच में रह करके पुलिस को इंडिकेट करते हैं कि फला आदमी है, इसका चाल चलन ठीक नहीं है, इस पर नजर रखी जाए, प्रॉपर नजर रखी जाती है और क्राइम करने से पहले उसको रोका जाता है। लेकिन दो बातें इसमें होती गई, एक तो मुखबिर तंत्र कमजोर होता है, दूसरा पुलिस ने मुखबिर से अगर सूचनाएं ली तो ऐसी सुविधाएं उसको प्रदान करी जैसे वो अपने एरिया में जुए का अड्डा चला रहा है, फिर वो धीरे धीरे खुद के अपराधी हो गया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो वापस पुराना एक मुखबिर तंत्र था, क्योंकि बहुत समय पहले ना सर्विलांस था ना तमाम संसाधन थे, लेकिन मुखबिर तंत्र के बदौलत पुलिस ने बड़े बड़े अपराधियों, श्री प्रकाश शुक्ला जैसे अपराधी को मार गिराया है। तो मुखबिर तंत्र को एक्टिव करना होगा और मुखबिर तंत्र जब एक्टिव होगा तब जाकर के लोगों मुखबिर तंत्र तो एक्टिव है, लेकिन मुखबिर तंत्र एक्टिव है थानों में, चौकियों में। अब तो पुलिस मुखबिरी कर रही है। ये तो जाहिर हो गया था विकास दुबे के मामले में कि पुलिस मुखबिरी कर रही है। अब पुलिस को अपने मुखबिरों पर भरोसा नहीं, अब तो पैसे लाओ भैया, महीने पे बताओ मतलब कैसे कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें यहाँ के बाबू, दरोगा, बीट इंचार्ज, जो ये सब लोग अपनी व्यवस्था सेट कर रखी है।
देखिए, अगर थाना कमाऊ अड्डा बन गया है, कमाने का साधन बन गया है, तो सीधे तौर पर एक बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। विकास दुबे के मैटर में फोर्स जा रही थी, थाने से ही फोन गया। जो एसएचओ और एसपी के बीच बात है, जो वायरल हो रहा है ऑडियो, उसमें साफ तौर पर एसपी कह रहे हैं एसएचओ से कि तुम्हारे ही थाने से तो उसको पता चला कि आखिर वहां पुलिस पहुंच रही है। अंधाधुंध गोलियां चली, कई पुलिसकर्मी शहीद हुए, लेकिन मुखबिरी कहां से हुई? थाने से हुई। बाद में जब कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तो पता चला कि पूरा थाना विकास दुबे के यहाँ सलामी मारने जाता था। लॉकडाउन में तो खाना पानी भी विकास दुबे के यहाँ से आता था। ऐसी सुविधाएं अगर पुलिस ले रही है और पैसा भी ले रही है, उसके बाद उसको गुंडाई करने की छूट दे रही है, और फिर जब कोई पुलिसकर्मी चाहता है कि एकदम से लगाम लगा दी जाए, तो इतना बढ़ चुके हैं अपराधी को, जिसका मनबल इतना बढ़ गया, उसको आप एकदम से नहीं रोक सकते। एक पूरी प्लानिंग करनी होगी, और ऐसे लोग जो मुखबिर हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूरे सिस्टम में एक दीमक की तरह चिपक कर बैठ गए हैं। ऐसे लोगों का ट्रांसफर कम से कम 200 किलोमीटर दूर करना चाहिए। उनके मुखबिर तंत्र जो भी वो एक्टिव हैं, उसको अगर आप तोड़ देंगे, उनका ट्रांसफर 200 किलोमीटर दूर हो जाएगा, तो जो अपराधी है उनका भी मनोबल कमजोर हो जाएगा और पुलिस को अपराधियों की धरपकड़ करने में आसानी होगी। सीधे तौर पर पैसे के लिए जो काम हो रहा है कि ऐसे शिकायतें सामने आती कि थाने पर पैसा ले लिया, एफआईआर लिख दिया, पैसा ले लिया, एफआईआर नहीं लिखी, इन सब पे पुलिस को वॉच करना होगा। जो जिले का कप्तान है, वो इस बात की कमांडिंग ऑफिसर होता है, वो उस बात को नजर रखे कि अगर कहीं पैसे वाला मैटर अगर सामने आ रहा है तो सबसे पहले उस पर सख्त कार्रवाई करे। केवल चिट्ठी पत्री लिख देने से काम नहीं चलने वाला है। एक सख्त मैसेज निचले लेवल से, होमगार्ड से लेकर के ऊपर एएसपी तक जाना चाहिए, तभी जाकर के यूपी पुलिस की जो कार्यशैली है उसमें बदलाव आएगा। जी बिल्कुल, यूपी पुलिस को कार्यशैली बदलनी होगी। और फिर मैं वही कहूंगा कि बाईपास सर्जरी से काम नहीं चलेगा। एक बड़ी लॉबी को आप इधर से उधर करेंगे तो शायद आपका जो आपने ठाना है, जो आपकी मंशा है, उसके अनुरूप पुलिस आपके मंशाओं पर खरी नहीं उतर पाएगी। क्योंकि कप्तान साहब तो अपना झोला ही नहीं खोल पाते। 20-25 दिन हुए नहीं, दूसरी घटना हो गई, बोले कप्तान को बदलो, बोले कप्तान साहब का तबादला, बोले वो तो अपना बिस्तर भी नहीं खोल पाए, अब वो कहां से सर्जरी कर पाएंगे वहां पर। और ये अधिकार तो पुलिस अधीक्षक को है। पुलिस अधीक्षक चाहे तो एक थाने से दूसरे थाने में स्थानांतरण कर सकता है जिले में, और यही वजह है कि इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। यही बात है ना पुलिस। जी बिल्कुल, एसपी को पावर होती है, वो एक थाने से दूसरे थाने ट्रांसफर करते हैं, लेकिन देखिए जो एसएचओ हैं ये राजनीतिक संबंध बनाते हैं। विकास दुबे के मैटर आप देख लीजिए, एकदम साफ है कि विकास दुबे का राजनीतिक संरक्षण कई पुलिस वालों को प्राप्त था, जिसके चलते वो कानपुर छोड़ करके नहीं गए। एक टाइम पीरियड होता है एक जिले में कि इतने दिन आप नौकरी करेंगे, उसके बाद आपका जिला बदर हो जाएंगे, आपका दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते सिवली थाने के कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो वर्षों से वहां जमे रहे और सीधे तौर पर विकास दुबे का संरक्षण प्राप्त था। वो सलामी मारने जाते थे वहां, विकास दुबे से अपनी बात कहते थे और विकास दुबे राजनीतिक फोर्स लगा करके उनका ट्रांसफर रुकवा देता था। ये प्रचलन बहुत सा चल रहा है यूपी पुलिस में। कई एसएचओ हैं जिनके राजनीतिक संबंध है और उसका वो सीधा सा लाभ उठाते हैं। एसपी के ऊपर दबाव बनवाते हैं, फोन करवाते हैं कि उनको जिला बदलना किया जाए, उनका ट्रांसफर पुलिस लाइन ना किया जाए, उनको लाइन हाजिर ना किया जाए। ऐसे में राजनीतिक संरक्षण जिन माफियाओं को प्राप्त है, जिन अपराधियों को प्राप्त है, उनकी अगर पुलिस से दोस्ती है तो विकास दुबे जैसे कांड होंगे। अगर उनकी पुलिस से दोस्ती है तो जो ये अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है ऐसे ही बढ़ता रहेगा और कागजों पे सब कुछ बेहतर रहेगा। क्योंकि जो कागज तैयार किए जाते हैं उसमें जो रिपोर्ट तैयार करी जाती है, जो सरकार रिपोर्ट दे रही है, सरकार का कहना है 2017 में इतने मर्डर थे, 2020 में इतने मर्डर हुए, 2017 में सपा की 2016 में सपा की सरकार थी, इतने रेप हुए थे, 2019 में इतने रेप केस हुए। तो ये आंकड़ों से काम नहीं चलने वाला है, उन पर भी ध्यान देना होगा। जहां पैसे का लेन देन करके या तो एफआईआर लिखी जाती है या फिर नहीं लिखी जाती है, अगर इन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, जनता के बीच में भरोसा पैदा किया जाएगा, तभी जाकर के यूपी पुलिस। और पुनीत, हम ये भी नहीं कह रहे कि सिस्टम जो है पूरी तरह से, खाकी जो है पूरी तरह से इन सब मामलों में संलिप्त है। तमाम ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं, तमाम ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कोरोना वॉरियर बनकर अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा दिन रात कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो इस तंत्र को पूरी तरह से भ्रष्ट करने में लगे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, जो पूर्णतः ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और लेकिन कुछ लोग हैं, सिर्फ कुछ लोगों की ये संख्या है जो अपने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके या तो वर्षों से एक ही जगह पर जमा है, एक ही शहर में जमा है और कहीं ना कहीं मुखबिरी का भी काम करते हैं। विकास दुबे का मैटर साफ है, कितने पोस्ट जा रही है, कितने लोग जा रहे हैं, पूरा एक मुखबिर तंत्र के तहत उनको बताया गया और उसके बाद उसने अंधाधुंध फायरिंग करी। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को अपनी भी और पुनीत ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए जो खाकी में रहकर चरण वंदना करते हैं। नेताजी पहुंचे तुरंत चरण वंदना होगा और उनका ट्रांसफर करना होगा, उन पर कार्रवाइयां करनी होंगी, तभी जाकर के पुलिस की कार्यशैली में बदलाव आ पाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
यहाँ तो यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सारे सवाल खड़े हुए हैं। लखीमपुर खीरी में 20 दिन के अंदर तीसरी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। सवाल वही कि आखिर इस सबका जिम्मेदार है कौन। लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे खुल रहे हैं इंदौर शहर के बाजार। जी हां, अनलॉक किया गया इंदौर को। शुक्रवार को इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने नाइट कर्फ्यू के साथ ही रविवार के लॉकडाउन को भी खत्म करने की घोषणा कर दी। इसके अलावा 22 मार्च से बंद बसें और बसों के जो पहिए थे वो थमे हुए थे। करीब 167 दिन बाद अब शनिवार से ये बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। बस ऑपरेटरों की टैक्स की मांग को भी सरकार ने मान लिया है। इसके बाद ही संचालक जो बस के हैं वो अब तैयार हुए हैं बसें चलाने के लिए। इंदौर, भोपाल के अलावा छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के अन्य जिलों में AICTCL की बसों का संचालन शनिवार से शुरू हो रहा है। और इसके बाद आपको बता दें कि BRTS पर भी अब बसें जो है दौड़ती नजर आएंगी। हालांकि सिटी बसों के संचालन के लिए 1 सप्ताह का इंतजार और रहेगा और पर्यटन को बंद रखने का कलेक्टर ने निर्णय लिया है। अभी फिलहाल बाहरी लोगों को आने के लिए पूरी तरह से इजाजत नहीं है, लेकिन प्रदेश के लोग अब खुले तौर पर सांस ले सकेंगे। लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन के साथ ही चेहरे पर मास्क लगाना होगा। को जो केंद्र सरकार का जो आदेश हुआ है उसके तारतम्य में और राज्य सरकार ने जो उसको हम लोग निर्देश दिए हैं उसके तारतम्य में रविवार लॉकडाउन नहीं रह सकेगा। अब कोई भी लॉकडाउन के पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक होगी हम लोगों को। और रविवार लॉकडाउन को ईज आउट करने के लिए हम आदेश पृथक से जारी कर रहे हैं। उसी प्रकार नाइट कर्फ्यू भी नहीं रहेगा। अनलेस अनटिल कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, कानून व्यवस्था स्थिति निर्मित होती है, उस स्थिति में रहेगा। पर अभी वर्तमान में नाइट कर्फ्यू भी हटा रहे हैं उसको। जी हाँ, तो लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे खुल रहे हैं इंदौर के बाजार। इंदौर को अनलॉक किया गया है। शुक्रवार को इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने नाइट कर्फ्यू के साथ ही रविवार के लॉकडाउन को भी खत्म करने की घोषणा कर दी। इसके अलावा 22 मार्च से बंद बसों, यानी कि जो बसों के पहिए थे 167 दिन से जो थमे हुए थे, अब वो शनिवार से दौड़ते नजर आएंगे। अब ऑपरेटरों की टैक्स की मांग को भी सरकार ने मान लिया है। इसके बाद ही संचालक बस चलाने को तैयार हुए हैं। भोपाल, इंदौर के अलावा छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के अन्य जिलों में बसों का संचालन शनिवार से शुरू हो रहा है। और इंदौर लेकर चलेंगे आपको। गणेश तिवारी हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। गणेश, पूरी तरह से इंदौर जो है अनलॉक हो चुका है। लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया और क्या कुछ लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं? सीधी सी बात है, करीब अगर हम 3 महीने का तो टोटली जहां इंदौर और समूचा मध्य प्रदेश पूरी तरह से लॉकडाउन था, उसके बाद हालांकि जो प्रदेश सरकार है लगातार जून से ही अनलॉकडाउन की प्रक्रिया चालू की थी धीरे धीरे। लेकिन अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और जहां इंदौर में रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहता था और साथ ही अगर हम रात्रि कर्फ्यू की बात करें तो वो भी पूरी तरह से लागू रहता था। जिसके बाद आज से जो है इंदौर कलेक्टर ने निर्णय लेते हुए और प्रदेश सरकार ने निर्णय लेते हुए इंदौर से पूरी तरह से लॉकडाउन भी जो है अनलॉक किया है और साथ ही रात्रि कर्फ्यू भी अनलॉक किया। तो सीधी सी बात है, जो लोग थे, इंदौर वासी थे या प्रदेश की जनता थी, उनके मन में और उनके कहीं ना कहीं चेहरे पे खुशी जाहिर हो रही है। क्योंकि अनलॉकडाउन था, लोगों के काम धंधे पूरी तरह से बंद थे। तो सीधी सी बात है, अगर ऐसा संदेश प्रदेश सरकार की तरफ से आएगा और अनलॉकडाउन जो है उस पूरी तरह से लॉकडाउन को अनलॉकडाउन कर दिया जाएगा तो चेहरे में कहीं ना कहीं खुशी जाहिर होगी। गणेश, मुझे लगता है कि आपकी आवाज इको कर रही है, दर्शकों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। आप जरा थोड़ा कुछ ऐसे एरिया में आए जहां पर आपकी आवाज इको न करे। उसके बाद फिर मैं और राजधानी, जो आर्थिक राजधानी कही जाती है मध्य प्रदेश की इंदौर, फिर उसके बारे में और तमाम सारी चीज़ों को जानूंगा। जी हाँ, आपको बता दें कि इंदौर के बाद लगातार प्रदेश में अब बाकी शहरों को भी अनलॉक करने की तैयारी में है सरकार। और ऐसे में इंदौर, चूंकि आपको ये बता दें कि इंदौर एपी सेंटर बन चुका था मध्य प्रदेश में कोरोना का, और इंदौर को पूरी तरह से यहाँ पर सरकार ने एहतियात बरतते हुए लॉकडाउन इंदौर में किया हुआ था। लेकिन अब अनलॉक कर दिया गया है इंदौर को।
मॉल के साथ ही बाजार खुल गए हैं। अब बसें भी दौड़ती हुई नजर आएंगी, बीआरटीएस कॉरिडोर पर भी बसें नजर आएंगी। इसके बाद आपको बता दें कि जो प्राइवेट बस संचालक हैं उनकी जो मांगें थी, टैक्स को लेकर जो मांगें थी, उन मांगों को भी सरकार ने मान लिया है। और उन मांगों के साथ ही अब जब टैक्स की मांगों को मान लिया गया तो ऑपरेटरों ने भी बस चलाने के लिए हामी भर ली है। यानी कि कुल मिलाकर अब इंदौर का जनमानस पूरी तरह से खुली हवा में सांस ले सकेगा, लेकिन चेहरे पर मास्क रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना ही होगा, यह भी तय किया गया है। ये तस्वीरें इंदौर की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोग जब मॉल खुले तो खरीदारी करने पहुंचे। हालांकि एहतियात के तौर पर यहां पर तमाम सारे जो नियम कानून हैं उनका पालन ग्राहकों को करना होगा। ये तस्वीरें इंदौर की हैं। मॉल खुलते ही लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचने लगे। नाइट कर्फ्यू और रविवार का जो लॉकडाउन है वो भी खत्म कर दिया गया है। शुक्रवार को इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने नाइट कर्फ्यू के साथ ही रविवार के लॉकडाउन को भी खत्म करने की घोषणा की है। इसके अलावा 22 मार्च से बस जो हैं बंद पड़ी थीं। अब तकरीबन 167 दिन बाद ये बसें जो हैं दौड़ती हुई नजर आएंगी। बस ऑपरेटरों की टैक्स की मांग को सरकार ने मान लिया। इसके बाद संचालक जो हैं बस चलाने के लिए तैयार हुए। इंदौर, भोपाल के अलावा छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी अब बसों का संचालन शनिवार से शुरू हो रहा है। इसके अलावा बीआरटीएस पर भी अब बसें दौड़ती नजर आएंगी। हालांकि सिटी बसों के संचालन के लिए 1 सप्ताह का इंतजार करना होगा और अभी पर्यटन को बंद रखने का कलेक्टर ने फैसला किया है। जो पर्यटन इलाके हैं उनको अभी पूरी तरह से बंद रखा जा रहा है, क्योंकि बाहरी व्यक्ति अगर आएंगे तो फिर कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। इस लिहाज से इंदौर वासियों की सुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर ने ये फैसला लिया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी अब बसें दौड़ेंगी। आपको बता दें कि बसों के संचालन को लेकर यहां इंदौर में कलेक्टर ने पूरी तरह से छूट दे दी है। एक बार फिर से करेंगे सीधा रुख गणेश तिवारी का, जो कि इंदौर से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। गणेश, बस जो है पूरी तरह से दौड़ती हुई नजर आएंगी, बीआरटीएस पर भी अब बसें दौड़ेंगी। इसके अलावा बाजार, दफ्तर पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और जो रविवार को लॉकडाउन रहता था, नाइट कर्फ्यू था, ये तमाम सारी व्यवस्थाओं को अब खत्म कर दिया गया है। लेकिन निर्देश क्या कुछ दिए गए हैं, किन किन चीजों का आपको पालन करना होगा? देखिए, निर्देशों की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से जो है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है, मैंडेटरी जो है मास्क, उस चीज का जरूर उसको पहनकर ही अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर आप जा रहे हैं तो वो आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। मेन चीज यही है। वही अगर हम बसों की बात करें तो यात्री को बस में या फिर अगर ट्रेनों का संचालन होने जा रहा है तो वहां पर यात्रियों को जो वेटिंग रहेंगे, मतलब जितनी सीटें अगर बस में या ट्रेनों में हैं, सिर्फ उतने ही यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति रहेगी। अन्य कोई भी व्यक्ति ना तो खड़ा होकर यात्रा कर पाएगा, और ट्रेनों की अगर बात करें तो वहां पर किसी तरह से कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी टिकट वेटिंग पर है वो यात्रा नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूरी तरह से उपयोग करना होगा, और यही गाइडलाइन के तहत जो है इंदौर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। साथ ही अगर हम बसों के संचालक की बात करें तो बसों को जब एक स्थान से दूसरे गंतव्य पर बसें जाएंगी उसके बाद हर बार बसों को सैनिटाइज किया जाएगा, ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो यात्रियों को कहीं ना कहीं उसका खतरा या उसका सामना ना करना पड़े। जी गणेश, ये व्यवस्था तो हो गई आवागमन से लेकर और बाकी चीजों की। क्या मॉल और हॉल यानी सिनेमा हॉल खुले, मॉल खुले? जी बिल्कुल, अगर हम इंदौर की बात करें तो मॉल जो है वो अनलॉक 3.0 के तहत ही मॉल खोल दिए गए थे इंदौर में, हालांकि जो कि अगस्त से ही प्रारंभ कर दिए गए थे। अभी जो मेनली जो मोस्टली अभी अनलॉकडाउन के तहत सिर्फ अगर हम इंदौर और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ रविवार को लॉकडाउन रहता था और रात्रि कर्फ्यू रहता था। मॉल वगैरह जो है वो पहले ही खोल दिए गए थे। वहीं कुछ प्राइवेट जो टैक्सियां थी या लोग जो अपने दफ्तर पे जाते थे उनके आवागमन के लिए जो प्राइवेट टैक्सियां थी उनका भी संचालन पहले ही शुरू कर दिया गया था। जो मोस्ट और सारी चीजें थी वो करीब 167 दिन से बसों का संचालन पूरी तरह से बंद था। जो 4 पहिए थे वो पूरी तरह से थमे हुए थे। तो अब अनलॉकडाउन जैसे ही पूरी तरह से अनलॉकडाउन किया गया है मध्य प्रदेश को और इंदौर शहर को, तो पूरी तरह से जो बसों का संचालन है वो मेन रूप से और ट्रेनों का संचालन चालू किया गया है।
चलिए गणेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जी हाँ, तो प्रदेश के अन्य जिलों में भी अब बसें दौड़ती नजर आएंगी। हालांकि इंदौर कलेक्टर की अगर बात की जाए, उन्होंने साफ तौर पर मनीष सिंह, उन्होंने साफ तौर पर नाइट कर्फ्यू और रविवार को जो लॉकडाउन हुआ करता था उसे खत्म कर दिया। राजधानी लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।